हेलो स्टूडेंट, आज हम अवध के अधिग्रहण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक पॉलिसी थी, जब जब गवर्नर जनरल चेंज होता तो वो अवध है, पंजाब है इत्यादि भारतीय रियासतों के साथ अलग अलग नए सिरे से संधि करते थे। आज हम बात करते हैं फैज़ाबाद की संधि के बाद अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशंस किस तरह से रहे और उन्होंने क्या कुछ तय किया। तो हम देखते हैं कि इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भारत में आता है और वो किस तरह अवध के साथ अपने संबंध स्थापित करता है और कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी एक हिस्सा बना लेती है अपने साम्राज्य का और उसके संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त कर देती है। तो इस समय अवध अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य एक बफर स्टेट का कार्य कर रहा था, अतः अंग्रेज इसे निर्बल नहीं बनाना चाहते थे। यद्यपि कॉर्नवालिस ने नवाब के इस प्रस्ताव को तो स्वीकार नहीं किया कि अवध में अंग्रेजी सेना की संख्या घटा दी जाए, परंतु उसने नवाब से प्रतिवर्ष ली जाने वाली धनराशि में कमी अवश्य कर दी और अब 74 लाख रुपयों के स्थान पर नवाब 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने लगा। वास्तव में देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो भारतीय रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाता था। इनके पश्चात सर जॉन शोर भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि अब उन्होंने अवध के साथ क्या संबंध स्थापित किए। तो सर जॉन ने संचालक समिति के आदेशानुसार 1798 ईस्वी में अवध के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करके सादत अली को नवाब बना दिया और उसके साथ एक नई संधि की, जिसके अनुसार अवध ने कंपनी को 76 लाख रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया तथा आवश्यकता पड़ने पर इसमें भी वृद्धि करने का आश्वासन दिया। उसने इलाहाबाद का किला तथा उसकी मरम्मत हेतु खर्च भी कंपनी को दिया। नवाब ने उसे गद्दी पर बिठाने में सहायता देने के लिए कंपनी को 12 लाख रुपए दिए और इसके अलावा नवाब ने वजीर अली को 50,000 रुपये वार्षिक तथा उसके अन्य भाइयों को भी उचित धन पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया। इस संधि के द्वारा सर जॉन शोर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों और स्वार्थों की तो रक्षा की और उसको सुरक्षित कर लिया, परंतु अवध में व्याप्त असंतोष तथा प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं किया। इस संधि के बाद अवध में अंग्रेजी जड़ें या ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें और भी अधिक मजबूत हो गई। अब हम देखते हैं कि तीसरा गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आता है और लॉर्ड वेलेस्ली अवध में क्या करते हैं। अवध के नए नवाब सादत अली ने अपनी शक्ति को अभी संगठित ही नहीं किया कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। वह एक साम्राज्यवादी शासक था और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना था। उसने नवाब से स्थायी सेना भंग करने तथा ब्रिटिश सेना की संख्या बढ़ाने की मांग की। नवाब द्वारा इसका प्रतिरोध करने पर उसे पदच्युत करने की धमकी दी और वेलेस्ली ने अवध पर से अंग्रेजी संरक्षण समाप्त करने की धमकी दी। विवश होकर नवाब को 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। सहायक संधि इस लॉर्ड वेलेस्ली की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इस संधि का अवध पर गहरा नेगेटिव असर हुआ और इस संधि की क्या धाराएं थी उसके बारे में हम संक्षेप में बात करते हैं। 1801 की संधि जो थी वो सहायक सेना के व्यय के लिए नवाब ने रुहेलखंड, दोआब तथा गोरखपुर का प्रदेश स्थायी रूप से कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। नवाब की सेना भंग कर दी गई और उसके पास उतने ही सैनिक रखे गए जो लगान वसूली के लिए आवश्यक थे। अंग्रेजी सेना अवध के विभिन्न भागों में रखी गई। एक अंग्रेज रेजिडेंट नवाब के दरबार में रखा गया। अवध का नवाब किसी अन्य राज्य से कोई संबंध नहीं रखेगा और यह तय किया गया कि अपने शेष राज्य के प्रशासन संचालन का कार्य नवाब कंपनी के
परामर्श के अनुसार ही करेगा। इस प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली के समय तक अवध पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में चला गया और सेना रखने के खर्चे के बहाने उसका आधा राज्य कंपनी ने हड़प लिया। नवाब को अंग्रेज रेजिडेंट की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और कंपनी के हस्तक्षेप तथा नवाब को राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से पंगु बनाने के कारण अवध में निरंतर अव्यवस्था फैलती चली गई, परंतु अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। इसका प्रमुख कारण था कि अवध का नवाब अपनी प्रजा को धोखा देते हुए भी अंग्रेजों के प्रति वफादार बना रहा। ये अवध पर सहायक संधि का बड़ा भारी प्रभाव हुआ। अब हम बात करते हैं आगे की। उसमें अब हम बात करेंगे अवध के प्रशासन पर कंपनी के हस्तक्षेप की चरम सीमा, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी उन्होंने कि अवध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक हिस्सा ही बना लिया जाए। लॉर्ड एमहर्स्ट और अवध, लॉर्ड हेस्टिंग्स और अवध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अवध, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर डलहौजी और ऑट्रम के साथ अवध के साथ क्या संबंध रहे, इनके बारे में हम इस पॉइंट में बात करेंगे। अवध के प्रशासन पर कंपनी के हस्तक्षेप की अब चरम सीमा हो गई। अवध के नवाब ने कंपनी को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयत्न किए। समय समय पर अंग्रेज अधिकारी नवाब से धन की मांग करते और केवल अपने हितों की रक्षा के लिए प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेज रेजिडेंट एवं गवर्नर जनरल अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए विभिन्न अवसरों पर नवाब को चेतावनी अवश्य दे दिया करते थे कि यदि उसने प्रशासन में सुधार नहीं किया तो उसका राज्य उससे छीन लिया जाएगा। उन्होंने इस सत्य को कभी स्वीकार नहीं किया कि वे स्वयं अवध की दुर्दशा और दुर्व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट को तो अवध की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ भी दोष नहीं दिखाई दिया। हेस्टिंग्स तो इतना प्रसन्न था कि उसने नवाब को राजा की उपाधि से विभूषित किया, और इस भाव परिवर्तन का कारण वे बड़ी बड़ी रस्में थी जो नेपाल और बर्मा के युद्ध के समय अवध से कर्ज कहकर ली गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के भारत आने पर अवध में पुनः कुशासन खोज निकाला गया। इस खोज के पर्याप्त कारण थे, अतः उसने लखनऊ का दौरा किया और 1831 में अवध के नवाब को प्रशासन में सुधार करने के लिए चेतावनी दी कि यदि उसने शासन में सुधार नहीं किया तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। नवाब और उसके योग्य मंत्री ने प्रशासन में सुधार के लिए बेंटिंग से सहायता मांगी, तो उसने यह कह दिया कि अवध अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं। कुछ समय पश्चात परिस्थितियां बदल गई और 1837 में नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई और नए नवाब के साथ 1837 में एक नई संधि की गई, जिसमें यह तय किया गया कि नवाब ने यह आश्वासन दिया कि वह अपनी पुरानी सेना को भंग कर देगा तथा अपने खर्चे पर अंग्रेजों के निर्देशन में एक नई सेना का गठन करेगा। तत्पश्चात दूसरे पॉइंट में उसने यह तय किया कि यह वचन दिया कि अंग्रेज रेजिडेंट भी सहायता से अपने शासन में सुधार करेगा, और फिर यह तीसरे पॉइंट में तय किया कि आवश्यकता पड़ने पर अपने राज्य के किसी भी भाग का अंग्रेजी कंपनी को सौंप देगा। किसी भी भाग के शासन को कंपनी को सौंप देगा, परंतु कंपनी के संचालक मंडल ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया और लॉर्ड ऑकलैंड को आदेश दिया कि वह इस संधि के रद्द होने की सूचना नवाब को दे दे, परंतु यह सूचना लॉर्ड ऑकलैंड ने नवाब को कभी भी नहीं दी। अगले 10 वर्षों तक कंपनी को अवध के प्रशासन की ओर ध्यान देने की अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने आते ही अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के बहाने ढूंढने प्रारंभ कर दिए और उसने अवध विलय का लिखित आधार तय करने का निश्चय किया।
लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर ओटरम ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए 1801 की संधि को भंग करने का आरोप लगाया तथा नवाब को एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जिसमें लिखा था कि नवाब अपनी इच्छा से अपना राज्य कंपनी को सुपुर्द कर रहा है। अवध के नरेश ने इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, परंतु अंततः लॉर्ड डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को एक घोषणा के दौरान अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम इस टॉपिक में आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। अब हम अवध के अधिग्रहण टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे। लॉर्ड डलहौजी जब भारत आते हैं वेलेजली के पश्चात, तो उन्होंने अवध के प्रति क्या नीति अपनाई। जो प्रेजेंट में हाल में जो अवध की राजनीतिक स्थिति है और अब जो गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चेंज हुए हैं लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने अवध के प्रति क्या नीति अपनाई और उसकी हम समीक्षा करेंगे कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का अवध के प्रति ये रवैया उचित था या अनुचित था, या सभी हदों को पार करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का अधिग्रहण कर लिया, और क्या ये उसका किया जाना उचित था, उसके औचित्य पर हम आज बात करेंगे। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना एक अनैतिक और अन्यायपूर्ण कार्य था। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को एक घोषणा से अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो प्रश्न ये है कि ये एक अन्याय और अनैतिक पूर्ण कार्य था, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता तो समाप्त हो गई। अब हम देखेंगे पॉइंट वाइज कि भाई किस तरह से उसने ये सब काम किया। तो अवध के नवाब लंबे समय से अंग्रेजों के मित्र समझे जाते थे तथा उनके प्रति हमेशा वफादार रहे। जहाँ तक संभव हो सका उन्होंने अंग्रेज पदाधिकारियों द्वारा की गई धन की मांगों को पूरा करने का प्रयत्न किया। जब मित्र थे तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा लगता है। फिर लॉर्ड डलहौजी तथा उसके समर्थक साथियों ने अवध के कंपनी राज्यों में विलय के औचित्य को सिद्ध करने के लिए 2 तथ्यों पर जवाब दिया। पहला तथ्य ये था कि 1801 की संधि की अवहेलना की गई थी, और दूसरा यह था कि अवध की जनता पर कुशासन के कारण जो अत्याचार हो रहे थे, उन्हें कंपनी की सरकार मूक दर्शक की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठी नहीं रह सकती थी। फिर हम देखते हैं नवाब ने अवध के प्रशासन में भी सुधार करना चाहा, तो उन्हें कंपनी का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका, और अवध के प्रशासन में कोई भी सुधार का कार्य संभव नहीं था जब तक कि कंपनी उसमें सहयोग नहीं करती। 1801 की संधि के पश्चात अवध कंपनी का एक संरक्षित राज्य बन गया। एक अंग्रेज रेजिडेंट अवध में रहने लगा, जो समय समय पर शासन के छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप करता था। नवाब ने प्रजा की दुर्दशा सुधारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधियों ने उसे कभी भी सफल नहीं होने दिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेज वास्तव में अवध के शासन में सुधार के इच्छुक ही नहीं थे, बल्कि अवध के शासन की अव्यवस्था को अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का आधार या बहाना बनाना चाहते थे। अवध का धन वैभव उस समय कल्पनातीत था। इसी कारण डलहौजी के लिए इस प्रलोभन को जीत सकना असंभव हो गया। अवध को कुशासन के आधार पर कंपनी साम्राज्य में मिलाया गया था, परंतु यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि वास्तव में अवध का शासन इतना खराब है। निष्पक्ष अध्ययन के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अवध के अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने का मुख्य आधार नैतिक न होकर अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावना थी। यही कारण है कि 1857 के विद्रोह के विस्फोट और प्रगति पर अवध विलय का गहरा प्रभाव पड़ा। धन्यवाद। अवध अधिग्रहण के बारे में हम टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं।